हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उसका आंसर भी देखने वाले हैं एज पर आईएएस कोड। मैंने इंटरव्यू के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, हजारों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग जाकर जरूर देखिए। बहुत ज्यादा आपको मदद मिलने वाला है। मैं आपको आईएएस कोड से सारे रेफरेंस सब देता रहता हूं ताकि आप जब इंटरव्यू में जाओ तो ये सब जवाब दो, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है सामने वाले पे। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सब पे फॉलो भी कर लीजिएगा। बहुत कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिलता रहता है, जॉब के अपडेट्स वगैरह सब मिलते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कॉलम के अंदर में जो सरिया प्रोवाइड किया जाता है उसका परसेंटेज कितना होता है, उसके क्रॉस सेक्शन का परसेंटेज कितना होता है टोटल कंक्रीट के सरफेस के कंपैरिजन में। ठीक है, ये कॉलम है, 20 से काट दो, ऊपर से देखो। ऊपर से जब देखोगे तो वो क्या दिखेगा, एकदम प्लेन सरफेस, एकदम सीधा दिखने वाला है। और ये जो वर्टिकल बार है ना, ये भी गोल गोल दिखेगा हर जगह आपको। तो ये जो गोल गोल दिख रहा है वर्टिकल बार, इसका कितना परसेंटेज होगा टोटल ये कंक्रीट के सरफेस के कंपैरिजन में, टॉप वाला। ठीक है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए ये एज पर आईएएस कोड डिजाइन पर्पज से। तो इसका ऑप्शन था यहाँ पे 0.6% ऑफ क्रॉस सेक्शन, 0.7, 0.8 या 1। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये आपका दिया हुआ है आईएएस कोड 456 में। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया था उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को भी पूरा एंड तक जरूर देखिए। इंटरव्यू के सेशंस तो यहाँ पे होंगे ही। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग से एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना पड़ेगा। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब बता दूंगा। ठीक है, तो इससे टू वे इंटरेक्शन भी होता रहता है, आप लोग सीखते भी रहते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का आप लोग का सबसे पहला जो सवाल आपने मुझसे पूछा था वो है आईएएस कोड फॉर ओपीसी और उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है एज पर आईएएस कोड। तो जनरली पहले क्या था ना कि ओपीसी सीमेंट के लिए इसे ग्रेड इसका क्या क्या है, 33, 43, 53। अभी और भी इसमें ऐड हुआ है, मैं बताऊंगा अभी इसमें। 33 के लिए अलग अलग आईएएस कोड थे, जैसे 33 के लिए 269, 43 के लिए दूसरा था। लेकिन 269 2015 में क्या किया गया है ना, सबको एक ही में डाल दिया गया है। तो अब जो आईएएस कोड आपको फॉलो करना है ओपीसी के लिए, वो कौन सा आईएएस कोड होगा? आईएएस कोड होगा आपका 269 2015। क्लियर हो गया? पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। 269 2015 को फॉलो करना है। अब इसके हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है हमारे ओपीसी सीमेंट का। ठीक है, तो ये देख लो, ओपीसी सीमेंट को एज पर आईएएस कोड इसमें क्लासिफाई किया गया है अलग अलग ग्रेड में, कुछ घुसाया भी गया है। इस सबसे पहले है आपका ओपीसी 33, उसके बाद है ओपीसी 43, उसके बाद है आपका ओपीसी 53। ठीक है, ये तो आप लोग सब जानते हो, लेकिन इसमें कुछ घुसाया गया है। जैसे बीच में ये मैंने खाली रखा था 43S के लिए, मैं बताता हूँ S क्या है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है ओपीसी 53S। ठीक है, ये दो ओपीसी ग्रेड के सीमेंट को ना यहाँ पे बीच में घुसाया गया है। इसमें S फॉर होता है स्लीपर। आप पूछोगे स्लीपर क्या होता है भैया? जब पटरी पे ट्रेन चलती है ना, तो कंक्रीट का आप स्लीपर देखते हो बैठा हुआ, पटरी के नीचे जो रहता है। ठीक है, आप देखते हो ना, मान लीजिए ये पटरी है, ये पटरी है, यहाँ पे देखिएगा ऐसे स्लीपर लगा हुआ रहता है। ये कंक्रीट का भी हो सकता है, पहले के ज़माने में ये वुडन का हुआ करता था, समझ गए। लेकिन अब वुडन को नहीं करते हैं, अब स्लीपर को यहाँ पे करते हैं, ताकि इसके थ्रू क्या होता है, जो भी इस रेल पे वाइब्रेशन आती है ना, ये वाइब्रेशन ये बगल में जो पत्थर होता है उसमें ये ट्रांसफर करता है, और ये पत्थर से क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो ट्रेन की वजह से वाइब्रेशन आती है वहाँ पे। क्लियर हो गया? तो यही स्लीपर है, ये स्लीपर को बनाया जाता है इस ग्रेड से, ओपीसी 43S से और ओपीसी 53S से। इस ग्रेड को हम लोग बिल्डिंग में यूज नहीं करते हैं, कॉस्टली हो जाएगा आपका, इस वजह से इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये था ओपीसी के लिए आईएएस कोड और उसका क्लासिफिकेशन एज पर आईएएस कोड 269 2015। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, सीमेंट सूटेबल फॉर रोड्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन बोल लो या ग्राउटिंग आप करते हो कहीं भी, चाहे वो आप डायफ्राम वॉल में कर रहे हो, चाहे आप कोई भी स्ट्रक्चर में कर रहे हो, ब्रिजेस वगैरह में कर रहे हो, या कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरे को जल्दी से सेट करवाना है कोई चीज़, समझ में आ गया, तो उस जगह पे हम लोग को कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आप काम करोगे ये सब तो हमेशा ही आपको आंसर देना है
RHC। अब सिर्फ ये जवाब दे दोगे तो वो आपको भगा देगा, क्योंकि आपसे पूछेगा भैया ये RHC होता क्या है। तो R से होता है आपका रैपिड, H से होता है आपका हार्डनिंग, ठीक है, और C से होता है आपका सीमेंट। सिंपल सा बात। तो क्या हुआ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये कौन सा सीमेंट है, अब आपके मन में आएगा OPC है कि PPC है कि कौन सा है, स्लैग वगैरह मिला हुआ है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो RHC है ये आपका OPC सीमेंट ही है। समझ में आ गया, OPC सीमेंट ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है ना, जहाँ पे लोग चाहिए होता है ये जल्दी अचीव करता है उस जगह पे, इसलिए इसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहा जा रहा है तो ये OPC ही सीमेंट। लेकिन आपको बोलना है नॉर्मल OPC वहाँ पे यूज़ करने से नहीं चलेगा, आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ये स्पेशल टाइप का सीमेंट है जो कि यूज़ होता है हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में। क्लियर हो गया। मतलब क्या है ना कि OPC चीज कॉम्पोजिशन से बनाया जाता है, इसके अंदर में जो मटेरियल रखा गया है उस सेम ही मटेरियल इसके अंदर में है, लेकिन किसी को बढ़ा दिया गया, किसी को घटा दिया गया, यही सब चीज का फंडा होता है। तो याद रखिएगा रोड कंस्ट्रक्शन या ग्राउटिंग मटेरियल के लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ही यूज करते हैं, और ये OPC टाइप का ही सीमेंट है। और इसके लिए हम लोग कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं, ये तो आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा ही, पक्का सा बात है। तो आपको हमेशा जवाब देना है IS कोड 8041। क्लियर हो गया। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए हम लोग कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं, 8041 IS कोड। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, विच सीमेंट इज यूज्ड इन रेलवे स्लीपर। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोग को क्लासिफिकेशन बताया था OPC के हिसाब से, आप वहां से जवाब दे दोगे तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, पार्शियल करेक्ट आंसर वो होगा। ठीक है, क्योंकि बात जहाँ पे रेलवे की आती है तो रेलवे का खुद का कोड होता है भैया, BIS कोड बोल दोगे सिर्फ मान लो तो नहीं चलेगा। ठीक है, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो तो मानना ही है, लेकिन रेलवे का अपना भी खुद का है जिसको हम लोग बोलते हैं IRS, मतलब इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। ठीक है, तो रेलवे क्या करती है, इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, और जब इस इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड को वो लोग फॉलो करते हैं तो उसमें सीमेंट को क्या किया गया है ना, अलग अलग क्लास के हिसाब से वो लोग क्लासीफाई किए हुए हैं, अलग अलग क्लासीफाई है। तो उसी में आप लोग देखोगे IRS T40 टाइप का एक सीमेंट है, इसी सीमेंट को यूज किया जाता है हमारे रेलवे को स्लीपर बनाने में। रेलवे स्लीपर का मतलब समझ गए ना, मैं अभी आपको बताया था, अगर पटरी है, इस पटरी पर रेल चलेगी तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे स्लीपर लगाया जाता है। ठीक है, मैंने फंक्शन अभी आपको बताया स्लीपर का क्या होता है, और उस सीमेंट को क्या कहा जाता है, कौन से ग्रेड का होना चाहिए, तो IRS T40 उसे कहा जाता है, इस ग्रेड का होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं OPC 43S भी कहा जाता है या OPC 53S। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस दोनों में कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, तो ऑलवेज याद रखिएगा 53S। ठीक है, इसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, ये हाई ग्रेड का है, ज़्यादा ये स्ट्रेंथ ले सकता है, ज़्यादा ये चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर सकता है लोड को लेके अपने अंदर, और ब्रेक नहीं करेगा, तो 53S ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको कौन सा IS कोड बोलता है, 269 2015। ठीक है, लेकिन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के हिसाब से है आपका T40। क्लियर हो गया, इंटरव्यू जब भी पूछेगा फट से जवाब दे देना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ वाइकट्स मोल्ड। ठीक है, वाइकट्स अपैरेटस में बहुत कुछ आता है, ग्लास प्लेट हो गया, ट्रॉवेल, बहुत कुछ है उसमें, सभी चीज़ देखोगे तो आ जाएगा। लेकिन वाइकट्स जो मोल्ड हम लोग इसमें सीमेंट को अंदर रखते हैं, ग्लास प्लेट बैठा के वाइकट्स मोल्ड को रखते हैं ना, अब ये क्यों भाई, ये मोल्ड क्या काम करता है, मतलब ये अपैरेटस जो होती है वो क्या काम करता है। हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का निकालते हैं, या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकालते हैं। बहुत ये सवाल पूछते हो कि सर ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या अलग अलग है या सेम है, दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ ही होता है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, अगर आप सीमेंट पेस्ट का निकालते हो तो वो हम लोग इसी अपैरेटस से निकालते हैं, वाइकस अपैरेटस से। तो उसी में हम लोग एक मोल्ड यूज़ करते हैं, जो मोल्ड क्या होता है, इस शेप का रहता है। देखिए ऊपर से ऐसे है, ये ऐसे फ्रस्टम टाइप का रहता है। ठीक है, ऐसे नीचे से भी खुला रहता है, ऊपर से भी खुला रहेगा, नीचे से भी खुला रहेगा। नीचे में एक हम लोग क्या करते हैं, प्लेट बैठाते हैं, इसके अंदर में सीमेंट का पेस्ट रखते हैं, और यहाँ पे एक नीडल टाइप का रहेगा, वो अपैरेटस में देख लीजिएगा, यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हो, इस टाइप का ये अपैरेटस रहता है। तो ये जो मोल्ड है ना, इसका क्या साइज होता है, ये अगर आप क्वालिटी वाले में जाओगे तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, तो इसका हमेशा याद रखिएगा। पहले तो आपसे पूछेगा कि वाइकस अपैरेटस के लिए या वाइकस मोल्ड के लिए हम लोग कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर होता है आपका
IS 5513, ठीक है। IS 5513 के हिसाब से ये डायमेंशन वगैरह कुछ भी वाइकट सेपरेटर्स का बोलना है तो इस IS कोड के हिसाब से बोलोगे। तो ये एक IS कोड हो गया। अब देखिए क्या है डायमेंशन। ऊपर वाला जो है ये आपका रहेगा डाया 70 mm, नीचे वाला जो है वो रहता है आपका 80 mm, और इसका जो हाइट होगा वो होगा आपका 40 mm। समझ में आ गया। टॉप बेस का जो डाया है वो कितना है 70 mm। डाया समझ में आ रहा है ना। बहुत जन को ये भी ना बताना पड़े मुझे। ये सर्कल ड्रॉ करोगे, इसको जब ऊपर से देखोगे तो गोल दिखेगा। जो मैक्सिमम कॉर्ड है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ जहाँ मिलता है वो है आपका 70 mm। मैक्सिमम कॉर्ड डायमीटर ही है ना मैक्सिमम कॉर्ड, ठीक है। तो बेस में 80 mm आता है, ऊपर का 70 mm, हाइट 40 mm। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर इसी टाइप का मोल्ड आप लोग देखने को इसमें ही मिलेगा, ठीक है। किसमें? स्लम कोन टेस्ट हम लोग जो करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ये चीज़ इसी तरीके से रहता है, लेकिन ये लंबा रहेगा, इस टाइप का नहीं रहेगा, ठीक है। स्लम कोन टेस्ट जब हम लोग करेंगे ना तो ये थोड़ा बड़ा रहता है। ऊपर वाला आपका रहेगा 100 mm, ये रहता है आपका 200 mm, और ये आपका रहता है हाइट आपका 300 mm, ठीक है। इसी के अंदर कंक्रीट को प्लेस करके हम लोग इसको पुल करते हैं और हम लोग स्लम वैल्यू देखते हैं कि वो कितना वर्केबल है हमारे वहाँ के लिए। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टर। स्ट्रेंथ का जब भी हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर में, वो जो सीमेंट का क्यूब बना हुआ है उसमें हम लोग जो सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए। तो आप लोग जानते हो ना, ये जो क्यूब टेस्ट करते हैं हम लोग, इस टाइप का एक क्यूब रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है ना कि जो हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट करेंगे इस सीमेंट का, ये क्यूब का साइज कितना होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा ये 70.6 मिलीमीटर इंटू 70.6 मिलीमीटर इंटू 70.6 मिलीमीटर, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो 7.06 सेंटीमीटर भी कर सकते हो इंटू 7.06 सेंटीमीटर, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम होता है ना तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन रहता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है भैया। तो सेंटीमीटर में है तो ये मतलब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। बस चीज़ एक ही रहता है, हम लोग कन्फ्यूज हो जाता है कि हम लोग तो भैया 70.6 देखे थे, वो कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया ऑप्शन। तो ये है, तो इस क्यूब का साइज़ होता है ये। इसका हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, मतलब सीमेंट सैंड से हम मोटर बनाते हैं और उसके बाद उसको कंप्रेसिव टेस्ट हम लोग करते हैं। तो जो सीमेंट सैंड जो डालेंगे, जो प्रोपोर्शन रहेगा, जो कंपोजिशन रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहता है 1:3 का। 1 क्या है मेरा सीमेंट का पार्ट और 3 क्या है मेरा सैंड का पार्ट, फाइन पार्टिकल, ठीक है। तो सीमेंट इस टू सैंड कितना होगा 1:3 का। इस रेशियो में हम लोग को कंप्रेसिव टेस्ट करना पड़ता है एक सीमेंट का। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या रखा गया, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाकर, उसको देख लेते हैं। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए, मिनिमम डाया ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप फॉर सेप्टिक टैंक। ये सेप्टिक टैंक है, इसका ये इनलेट है, ये आउटलेट है, तो इसका मिनिमम डाया कितना रखना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm। तो जिससे भी इसका जवाब सही पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है। मैं इसका जवाब आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले मेरे जितने वीडियोस है वो आप लोग को मिलते रहेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा इन सब पे फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैं वहाँ पे जॉब के अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, वो सब आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो ये सब इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे वेबसाइट का लिंक है learningtechnologyofficial.com, उस पर आपको PDF वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। और इसी के साथ ही मैंने इंटरव्यू के ऊपर बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बने बनाए विद IS कोड रेफरेंस के साथ। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में भी जा सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटरव्यू के ऊपर, बहुत बड़ा है, आप देखते देखते नहीं थकोगे, इतना वीडियो मैंने बना चुका है इंटरव्यू के ऊपर। तो जाकर उन सबको देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। IS 456 से लेके IS 800 से लेके बहुत कुछ है, आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।